हेलो फ्रेंड्स, तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे और ये हमारा दक्षिण भारत के इतिहास का चौथा लेक्चर होगा। तो 3 लेक्चर हो चुकी हैं और एंसेंट इंडिया में ये हो रही हैं। तो एंसेंट इंडिया कंप्लीट होते आ रही हैं और ये लगभग हम खत्म करने के कगार पे हैं। तो इसके बाद राजपूतों को देखेंगे हम और उसके बाद हमारा इंटीग्रेशन थोड़ा देखेंगे कि आखिर में जब मध्यकालीन भारत में हम घुस रहे थे तो उस टाइम क्या सामाजिक आर्थिक ये सब व्यवस्था कैसी थी, पूरा मतलब ओवरऑल हिस्ट्री को देखेंगे कि आखिर में एंसेंट इंडिया में क्या क्या चीजें हुई तो वो देखेंगे। उसके बाद हमारा पूरी तरह से ये इतिहास का जो एंसेंट इंडिया का सीरीज है ये खत्म होगा और मेडिएवल चल रहा है। तो राजपूत काल के बारे में जो हम पढ़ेंगे तो राजपूत काल तो मेनली आप देखेंगे कि मध्यकालीन भारत में भी बहुत लोग पढ़ाते हैं, लेकिन मैं जो मध्यकालीन भारत का शुरू किया हूँ तो वो जब मुस्लिमों का आक्रमण, अरबों का आक्रमण, तुर्कों का आक्रमण शुरू होता है तब से मैं शुरू किया हूँ वहाँ पे। तो वहाँ से आप देख सकते हैं और ये मेडिएवल हिस्ट्री चल रही है और पॉलिटी जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है और ज्योग्राफी वगैरह भी, इकोनॉमिक्स, ये सब चीज़ें चल रही हैं। तो वो सब चीज़ें आप लोग अपने अनुसार देख सकते हैं उसमें। तो आज हम देखेंगे चोल के बारे में और इसके पहले आप देखेंगे कि चालुक्य वंश कल्याणी का हो चुका है और राष्ट्रकूट वंश के भी बारे में हमने देख लिया है और उसके पहले हमने चालुक्य वंश वेंगी को भी देख लिया है और वातापी के चालुक्य, और इसके पहले हमने पल्लव को भी देख लिया है और ये सब मैप वगैरह भी मैं दिखा चुका हूँ आपको। तो ऐसे ही ये चलते आ रहा है और उसके पहले संगम काल के बारे में हुआ था और उसके पहले भी महापाषाण काल जो शुरुआत हुई हिस्ट्री की दक्षिण भारत की, तो वो सब चीज़ें हो गई हैं। और जो संगम काल में 3 वंश थे, चोल, चेर, पांडे, तो इनकी भी मैंने सारे इतिहास को खत्म कर दिया। तो अब हम देखेंगे इसमें जो हमारा है ये चोल वंश के बारे में मेनली हमें देखना है। तो पहले हम थोड़ा सा मैप देख लेते हैं चोलों का, उसके बाद आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं चोलों का, तो यहाँ पे पहले आप देखेंगे कि संगम काल में पांडे थे, लेकिन अब यहाँ पे चोल होंगे। तो ये चोल आप ऐसे मत समझिए, ये पूरा यहाँ पे श्रीलंका पे भी इन्होंने कब्जा किया था और ये सब जो इधर एरिया है इन सब पे भी इन्होंने कब्जा किया था एरिया वाले। तो अब हम देखते हैं इनमें और वहाँ पे जब होगा तो फिर से मैं मैप में आपको बताऊंगा। तो ये देखते हैं चोले के बारे में। तो चोले जो रहते हैं ये 9वीं शताब्दी में जो पल्लव रहते हैं, पल्लव उनके ऊपर थे, आपने देखा ही था। तो पल्लव के ध्वंसावशेषों पे स्थापित होते हैं और इनका जो स्थापना करता है वो विजय आलय करता है। 850 से लेके 887 तक इसका शासनकाल चलता है। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे है पल्लव, तो इन्हीं को ये लोग हरा के फिर यहाँ पे चोल वंश की स्थापना करते हैं। तो ये मैप ऐसे है, लेकिन पूरी तरह से यहाँ पे चोलों का कब्जा होता है। और इनकी राजधानी जो थी ये तंजाई में थी, जो कि तंजौर या तंजावुर था, 5 का इलाका समझ सकते हैं इसको। तो और अंत में देखेंगे कि गंगेकोंड चोलपुरम इसको बनाया जाता है, इनकी राजधानी को लास्ट में बनाया जाता है। और इनका राजकीय जो चिन्ह होता है ये बाघ होता है, राजकीय चिन्ह इनका। और इनकी जो राजकीय भाषा आप देखेंगे तमिल, संस्कृत, परंतु अभिलेख तमिल, तेलुगु, संस्कृत भाषा सब में लिखे गए हैं इनके जो अभिलेख हैं। तो अभिलेख मैंने आपको बताया, तो कृपया आप लोग इसको सीक्वेंस से देखते हैं। राजकीय भाषा इनकी संस्कृत रहती है, परंतु तमिल और संस्कृत रहती है, लेकिन आप तमिल, तेलुगु, संस्कृत हर एक भाषा में इनके अभिलेख को आप देख सकते हैं आप। तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि आखिर में इनकी जानकारी हमें कहाँ कहाँ से मिलती है। तो जानकारी के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हिस्ट्री में आप जानकारी नहीं जानेगा तो फिर कैसे पता चलेगा कि आखिर में इनके बारे में कहाँ कहाँ से हमें पता चलती है कि ये वंश था या फिर ये साम्राज्य था। तो जो अशोक का दूसरा और 7वां अभिलेख है, तो इसमें मैंने आपको वहाँ भी बताया था कि अशोक के अभिलेख से जानकारी मिलती है चोल राज्य के बारे में। तो ये जो दूसरा और 7वां अभिलेख है, तो इससे हमें चोल राज्य और मतलब जो वंश है इनके बारे में हमें पता चलती है। और तंजौर मंदिर लेख से भी हमें पता चलती है। यह लेख राजराज प्रथम का है और इससे भी हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है, जो तंजौर का मंदिर लेख है। और त्रिवेंद्रपुरम अभिलेख से भी हमें पता चलती है इनके बारे में, चोलों के बारे में। और ये जो है ये राजराज तृतीय का अभिलेख है। तो चोल राज के इनिशियल फेज के बारे में इसमें बताया गया है कि शुरुआती में इनकी कैसे स्थापना वगैरह होती है। तो तिरुवेंद्रपुरम अभिलेख से हमें पता चलती है इनके बारे में। और पेरी पुराणम जो साहित्य है इससे भी हमें इनके बारे में जानकारी मिलती है। सैकिला द्वारा इसकी रचना की गई है, पेरी पुराण जो साहित्य है। महावंशम से भी हमें इनके बारे में पता चलती है, चोलों के बारे में। ये एक बौद्ध ग्रंथ है और इसमें हमें मिलती है इन लोगों के बारे में जो यहाँ पे शासन करते थे, इनके बारे में हमें पता चलती है ये महावेशम साहित्य से। तो अब हम देख लेते हैं विद्यालय के बारे में। तो ये माना जाता है कि चोल वंश का संस्थापक था और 850 से लगभग 871 ईस्वी तक इसका शासनकाल चलते रहता है। और जो विद्यालय रहते हैं ये नर्स केसरी की उपाधि धारण किए रहते हैं, जो विद्यालय शासक रहते हैं यहाँ के। और विद्यालय जो था ये पल्लवों का सामंत था। तो मैंने बताया कि पल्लव को ही समाप्त करके ये चोल वंश आते हैं। तो पल्लव यहीं पे थे, तो यहीं पे इनको समाप्त करके फिर ये चोल वंश आता है यहाँ। और मैंने बहुत पहले ही आपको बताया कि हमेशा जो सामंत ही रहते हैं तो ये इतना बात में मजबूत हो जाते हैं कि फिर वो जो राज्य रहता है
उसको थ्रेट करने लगते हैं और बाद में जो कमजोर अयोग्य शासक होता है उसको ये लोग मार के या फिर उसको हटा के अपदस्थ करके ये लोग अपना शासन नया स्थापित कर देते हैं, जो भी सामंत मजबूत रहते हैं। तो सामंती व्यवस्था मैंने बताया ही था आपको। और ये जो करते हैं तो ये राजधानी उरैर से हटा के ये फिर तंजौर में राजधानी को स्थापित करते हैं। और इन्हीं के द्वारा विजयालय के द्वारा देखेंगे कि निशम सूदनी मंदिर का निर्माण कराया गया था इनके द्वारा। तो अब हम देखते हैं अगले शासक के बारे में। जो अगले शासक आते हैं तो ये आते हैं आदित्य प्रथम, और इनका लगभग शासनकाल आप देखेंगे 871 से लेके 907 तक चलता है। और इनका वास्तविक संस्थापक माना जाता है। पल्लव पर विजय प्राप्त की प्लस कुंडल राम की उपाधि ये धारण करते हैं। तो मतलब पूरी तरह से पल्लव को ये समाप्त कर देते हैं। तो ये जो आप देखेंगे विजयालय, तो ये सामान्य थे लेकिन फिर पूरी तरह से पल्लव वंश को समाप्त नहीं कर पाते हैं। लेकिन जो आदित्य प्रथम रहता है ये पूरी तरह से पल्लव वंश को समाप्त करके यहाँ पे चोल वंश की स्थापना करता है और वास्तविक संस्थापक इसको इस वजह से माना जाता है। और अब हम देखते हैं परांतक प्रथम के बारे में। अगले शासक ये होते हैं 907 से लेके ये 953 तक इनका शासनकाल चलता है। और ये परांतक प्रथम रहते हैं। ये पांड्य राजा को पराजित करते हैं और मदुरै कोंड की उपाधि धारण करते हैं। तो पांड्य राज्य के बारे में मैंने आपको बताया ही। राजा सिंह रहते हैं यहाँ के शासक पांड्य राज, और पांड्य राज की मदुरै राजधानी भी थी, तो इस वजह से शायद ये इस उपाधि को धारण किए। तो ये आप समझ सकते हैं यहाँ पे। और तकोलम युद्ध एक हुआ था, उसमें राष्ट्रकूट नरेश जो कृष्ण तृतीय था उनको भी ये पराजित किए थे। परांतक जो प्रथम रहते हैं तो उनको भी ये पराजित करते हैं। कृष्ण तृतीय के बारे में मैंने आपको पढ़ाया ही है पिछली वीडियो में। और तंजौर के जो चिदम्बरम मंदिर रहता है उसका निर्माण कराते हैं, प्लस नटराज की प्रतिमा के ऊपर सोने की छत लगाते हैं। तो ये जो परांतक प्रथम रहते हैं ये तंजौर में एक चिदम्बरम मंदिर का भी निर्माण कराते हैं और नटराज की जो प्रतिमा है उस पर एक सोने की छत भी लगवाते हैं। तो एक तकोलम का युद्ध होता है जिसमें राष्ट्रकूट नरेश कृष्ण तृतीय रहता है, ये पराजित किया था इनको परांतक प्रथम को। तो ये बहुत बुरी तरह से माना जाता है कि इनको हराता है जो कृष्ण तृतीय रहता है वो परांतक प्रथम को। और आप देख सकते हैं तंजौर का जो चिदम्बरम मंदिर रहता है उसका निर्माण कराता है, प्लस नटराज की प्रतिमा रहता है उस पे सोने की छत का निर्माण कराता है ये ऊपर उसके। तो आप समझ सकते हैं चिदम्बरम मंदिर का भी निर्माण कराता है और नटराज की जो प्रतिमा रहती है उसके ऊपर सोने की छत का भी निर्माण कराता है ये परांतक प्रथम जो है। तो इसके बाद भी आप देखेंगे कि बहुत सारे शासक आते हैं लेकिन वो प्रमुख नहीं रहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये जो 53 है और यहाँ से अब हम शुरू करेंगे 950 से और यहाँ पे 953 है। तो इसके बीच में भी शासक आते हैं लेकिन वो इम्पोर्टेंट शासक नहीं है, तो उन्हें हमें नहीं देखना होता है इसमें। तो ये हमें देखना है वो राजराज प्रथम के बारे में, और ये इंपॉर्टेंट शासक रहते हैं चोल वंश का। तो राजराज प्रथम के बारे में हम इसमें देखेंगे। और ये जो राजराज प्रथम रहते हैं ये गंग वंश, वेंगी के चालुक्य वंश को, मदुरै के पांड्य राज को और केरल के चेर राजाओं को पराजित करते हैं, जो ये राजराज प्रथम रहते हैं। और इनको माना जाता है कि राजराज जो प्रथम थे ये श्रीलंका पर भी आक्रमण करते हैं और वहाँ के जो राजा रहते हैं महिम भी इनको भाग कर फिर श्रीलंका के दक्षिणी जिले में रोहन में शरण लेनी पड़ती है और नौसेना का निर्माण किया था इन्होंने। तो ये जो राजराज प्रथम थे तो ये श्रीलंका पे भी आक्रमण करते हैं और वहाँ का जो राजा रहता है माहिर उनको भाग कर फिर श्रीलंका के दक्षिणी भागों मतलब निचले वाले इलाकों में, अगर आप माने कि श्रीलंका ये है तो श्रीलंका के ये दक्षिणी भागों में इनको भाग के शरण लेनी पड़ती है, क्योंकि ऊपर तो यहाँ पे चोलों का शासन था यहाँ पे, तो इनके डर से जो यहाँ से राजा राज करता है ये भाग के यहाँ पे इनको शरण लेनी पड़ती है राजराज प्रथम जब आक्रमण करता है तो। और ये नौसेना का भी निर्माण कराया रहता है, इस वजह से बहुत ही शक्तिशाली रहता है जो राजराज प्रथम रहता है। और राजेंद्र प्रथम इनका पुत्र था। राजेंद्र प्रथम जो रहता है इनका पुत्र रहता है राजराज प्रथम, मतलब इनका पुत्र रहता है। तो राजेंद्र प्रथम जो रहता है इसको माना जाता है कि बड़े स्तर पे कराता है। तो जो शुरुआत नौसेना की रहती है तो ये कराते हैं मतलब डेवलप करना नौसेना की, लेकिन जो राजेंद्र प्रथम रहता है ये सबसे ज्यादा इसको मतलब नौसेना का विकास सबसे ज्यादा ये कर देते हैं। और जो श्रीलंका के ये क्षेत्र जीते थे तो उसको जीत के उसे एक प्रांत बनाते हैं और मुमिर चोल मंडलम उसको नाम रखा गया, जो श्रीलंका के इलाकों को ये जीत लेते हैं। और यह शैव धर्म का अनुयायी था जो राजराज प्रथम था। और बंगाल के शासक जो महिपाल रहते हैं पाल शासक, तो पाल वंश के बारे में मैं आपको बताऊंगा, को पराजित कर देते हैं और गंगे कोट चोल की उपाधि ये धारण करते हैं। और जो नई राजधानी ये बनाते हैं गंगे कोट राजधानी बनाते हैं और जो चोलपुरम के निकट एक चोल गंगम नामक विशाल तालाब का भी निर्माण ये कराते हैं वहीं पे। और तंजौर का रामेश्वर का शिव मंदिर है उसको यही बनवाते हैं और बाद में नाम वृद्धेश्वर मंदिर इसको रख दिया जाता है। तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का ये जो शिव मंदिर है उसको बनवाते हैं और बाद में इसका नाम जो रख दिया जाता है ये वृद्धेश्वर मंदिर कर दिया जाता है इसी। तो अब हम देख लेते हैं राजेंद्र प्रथम के बारे में। और ये जो रहते हैं ये राजराज प्रथम के पुत्र रहते हैं और इनका शासनकाल आप देखेंगे कि 1014 से लेके 1044 तक चलता है।
और ये पिता अपने राजराज प्रथम से भी बड़े साम्राज्य का निर्माण करते हैं। तो जो इनका साम्राज्य रहता है तो ये बहुत जगह फैला देते हैं, क्योंकि नौसेना का जो आप देखेंगे कि विकास इनके काल में सबसे ज्यादा होता है। तो शुरू तो वो करते हैं राजराज प्रथम, लेकिन विकास सबसे ज्यादा नौसेना का ये करता है और बहुत ज्यादा क्षेत्रों को ये जीतता है और अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। और ये सबसे शक्तिशाली और महान राजा रहता है चोल वंश का। और ये आप देखेंगे तंजौर से राजधानी हटा के और फिर गंगईकोट चोलपुरम में अपनी राजधानी बनाता। और ये तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली जिले में है। और अगला शासक हम देख लेते हैं, ये रहता है राजेंद्र द्वितीय और इसका शासन काल आप देखेंगे कि 1052 से 1062 तक चलता है। और ये संभवतः है, तो मतलब हिस्ट्री में जो टाइम पीरियड होता है ये संभवतः ही होता है, एग्जैक्ट डेट नहीं होता है इसमें, तो ये आप समझ सकते हैं। और ये कोल्हापुर में जय स्तंभ का निर्माण कराता है ये राजेंद्र जो द्वितीय रहता है, और प्रकेसरी की उपाधि ये धारण किए थे। और इसके बाद हम देख लेते हैं राजा के बारे में, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट राजा है नहीं इसमें। तो अब हम देख लेते हैं कुलोत्तुंग प्रथम के बारे में, और इसका जो शासन काल आप देखेंगे 1070 से लेकर 1120 तक चलता है। और ये अपनी पुत्री का विवाह श्रीलंका के राजकुमार से कराते हैं जो कुलोत्तुंग प्रथम रहते हैं। तो बस इनसे यही क्वेश्चन बनेगा। और इसके बाद जो शासक आते हैं तो ये होते हैं विक्रम चोल, और 1120 से लेकर 1133 तक इनका शासन काल चलता है। विक्रम चोल था तो ये अभाव एवं अकालग्रस्त जो गरीब जनता थी उनसे राजस्व वसूलता था और चिदम्बरम मंदिर का विस्तार करवा रहा था ये। तो फिर जो अगला शासक आता है कोतुल्लुंग द्वितीय, ये मंदिर में स्थिर जो गोविंद राज मंदिर रहती है विष्णु की, उस मूर्ति को क्या करता है ये समुद्र में फेंकवा देता है। और फिर जो कालांतर में वैष्णव आचार्य रामानुजाचार्य रहते हैं ये मूर्ति का पुनरुत्थान कराकर तिरुपति मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करते हैं इसकी। तो ये यहाँ पे घटना हुई। तो ये गुस्से में आके जो कुलोत्तुंग द्वितीय रहता है ये मंदिर के मूर्तियों को समुद्र में फेंकवा देता है, क्योंकि ये गरीब और जो जनता रहती है बहुत मतलब गरीब जनता रहती है और उसको पैसा नहीं रहता है, लेकिन फिर भी कर वसूल के ये मंदिर का निर्माण करा रहा था। और राजेंद्र जो तृतीय रहते हैं अंतिम राजा रहते हैं, इन्हें पांड्य राजा ने पराजित करके फिर चोल साम्राज्य पे अधिकार कर लिया था। तो राजेंद्र तृतीय अंतिम राजा रहते हैं और इन्हीं को पराजित करके पांड्य राजा जो रहते हैं ये चोल साम्राज्य पे अधिकार कर ले। तो अब हम देखेंगे इसके प्रशासन के बारे में। तो लगभग आप आसपास में सेम रीजन में थोड़ा बहुत यहाँ पे शासन में चेंजेस था, लेकिन जो मेन था वो चोल वंश ही था। तो चोल वंश के बारे में हमें ही देखना पड़ता है प्रशासन वगैरह के बारे में। तो चोल के प्रशासन वगैरह के वो हम देख लेंगे, और बाकी लगभग अगर क्वेश्चन आए तो थोड़ा बहुत ये सब चीजें लिख लेंगे आप, क्योंकि आसपास सिमिलर व्यवस्था थी लगभग, थोड़ा बहुत अंतर था। इस पहला है कि जो राजा का पद होता था ये पैतृक होता था, तो राजा का पद पैतृक होता था और सबसे बड़ा जो पुत्र होता था उसको युवराज चुना जाता था। तो ये आप हर एक जो वंश है उसमें देखेंगे कि ये सिमिलर रहता है। हर एक जो राजा रहते हैं तो उसको अपने बड़े पुत्र को ही, आप चाहे दिल्ली सल्तनत देखिए या फिर मुगल वंश देखिए या फिर गुप्ता, हर एक वंश में आपको मिलेगा कि ये लोग जो बड़ा पुत्र रहता है तो वो राजा बनता है। और आप देखेंगे कि जो कार्य प्रशासनिक अधिकारी होता था उसे ओली कहा जाता था, मतलब कार्य करने के लिए जो भी प्रशासनिक अधिकारी होता था तो उसको ओले कहा जाता था। और इनका भी मतलब क्लासिफिकेशन था, तो जैसे कि उच्च जो अधिकारी होते थे उनको पेरुंदरम बोला जाता था और जो निम्न अधिकारी होते थे उनको सेरुंदरम बोला जाता था। तो ये मतलब क्लासिफिकेशन था उच्च और निम्न को लेके। और राजा के जो अंगरक्षक होते थे चोल काल में तो उनको वेलाई कहा जाता था। अंगरक्षक मतलब उनकी रक्षा वगैरह के लिए जो होते थे उनको वेलाई कहा जाता था। और इनका जो साम्राज्य था चोल काल का, तो ये संपूर्ण जो साम्राज्य था इनको 6 प्रांत में बांटा गया था, और जो प्रांत होते थे उनको मंडलम कहा जाता था। तो आप समझ सकते हैं, पहला तो है साम्राज्य के बाद ये फर्दर मंडल में बटा था, मंडलम, और आज आप स्टेट देख सकते हैं। उसके बाद कोट्टम में बटा था, तो आज लाइक जिला जैसे होता था वैसे बटा था। और स्थानीय सभा को नाडु भी बोला जाता था। तो जो जिला होता था वो नाडु में बटा होता था और नाडु कुर्बों में बटा होता था। तो ऐसे मतलब फर्दर क्लासिफिकेशन था, जैसे कि आज आप देखेंगे पूरा देश है, स्टेट में बटा है, फिर डिस्ट्रिक्ट में बटा है, डिस्ट्रिक्ट मंडल में मंडल, पंचायत में पंचायत, गांव में, तो ऐसे बटा है। तो वैसे ही यहाँ पे भी सिस्टम था। और नाडु जो थी ये स्थानीय सभा थी, नाटूर इसको कहा जाता, तो ये यहाँ पे बटा था। और स्थानीय स्वशासन मुख्य विशेषता थी। तो स्थानीय माना जाता है कि जो स्थानीय सरकार की पहली नींव यहाँ से देखी जा सकती है, जो कि अब स्थानीय शासन पढ़ते हैं पॉलिटी में। तो सबसे पहले माना जाता है कि चोल वंश के काल में ये उत्पत्ति हुआ था। और आप देखेंगे कि जो ऊर थी वो सर्वसाधारण लोगों की समिति थी, और कार्य सार्वजनिक कल्याण वगैरह, तालाबों का निर्माण करना, बगीचों का निर्माण करना। तो जो ऊर थी ये सर्वसाधारण लोगों की समिति थी, मतलब सर्वसाधारण बहुत सारे लोग मिलकर एक समिति का निर्माण करते थे, और इनका काम था कि कल्याण वगैरह करना, तालाब का निर्माण करना, बगीचा वगैरह को बनाना, ये सब चीजें ये लोग ऊर जो समिति थी ये कार्य करती थी। और अब हम देख लेते हैं जो सभा
या महासभा बोला जाता था। तो ये अग्रहारे ब्राह्मण बस्तियों की एक सभा थी और सदस्य को पेरुंदरम कहा जाता था। जो ये सभा थी या महासभा इसको बोलते हैं। तो ये अग्रसारों और ब्राह्मण बस्तियों की एक सभा थी, मतलब ये लोग मिलके इसमें रहते थे और इनके जो सदस्य होते थे इनको पेरुंदरम बोला जाता था। और इनकी जो बैठक होती थी, जैसे कोई भी सभा समिति ये सब होती है तो उसकी बैठक होती है। तो बैठक इनकी गांव के मंदिर या फिर वृक्ष वगैरह के नीचे इनकी बैठक होती थी और इसके बाद ये अपना प्लान बना के काम करते थे। और व्यापारियों की जो सभा थी उसको नगरम कहा जाता था। मतलब सभा मतलब बहुत सारे लोग उसमें मिलके, और ये जो सभा थी तो इसको नगरम बोला जाता था। उत्तर में जाति थी लेकिन दक्षिण में आप देखेंगे कि ऊंच नीच थे, तो वर्ग माना जाता है कि दक्षिण में चलते थे। तो ऊंच नीचों को लेके क्लास यहाँ पे चलता था, लेकिन यहाँ पे कास्ट सिस्टम चलता था उत्तर में। तो यहाँ का कास्ट सिस्टम मैं आपको बता ही चुका हूँ, तो आप लोग कृपया इसको सीक्वेंस से देखते हैं। तो अब हम देखते हैं अर्थव्यवस्था कैसी थी इनकी यहाँ पे चोल काल में। तो 4 तरह की यहाँ पे भूमि थी, पहले ये आपको समझना पड़ेगा। तो पहला भूमि थी यहाँ पे वेलन वगाई। तो ये जो भूमि थी ये गैर ब्राह्मणों किसान भूमि थी, स्वामी की भूमि थी इसको बोला जाता था। मतलब कि गैर ब्राह्मणों के अलावा किसान स्वामी की भूमि ये होती थी। और अगला आप देखेंगे कि ब्राह्दे एक भूमि का नाम था जो कि ब्राह्मणों को उपहार में दिया जाता था, तो इसको ब्राह्दे भूमि बोला जाता था। और तीसरा आप देखेंगे कि सलाभोग एक भूमि थी और इसको दिया जाता था विद्यालय के रख रखाव ये सब के लिए ये भूमि दी जाती थी। देवदान या फिर तिरुनम तड्डुकनी एक भूमि थी और ये मंदिर को उपहार में दी जाती थी। तो मतलब ये 4 और एक 5वीं तरह की भूमि थी पल्ली चंदनम, और ये जैन संस्थाएं जो होते थे उनको दान में दी गई भूमि होती थी। तो ये 5 प्रकार की भूमि थी। और भूमि कर जो लगता था इनका तो 1/3 भूमि कर लगता था। और आप देखेंगे कि जो गांव में कार्य समिति के सदस्य होते थे कार्य करने के लिए, तो उनको वेतन भोगी मतलब रखा गया था कर्मचारी, और जो वेतन भोगी मतलब कि उनको कैश में पेमेंट दिया जाता था। तो उन कर्मचारियों को जो नाम था तो उसको मध्यस्थ बोला जाता था, उन कर्मचारियों को जो कि ये सब काम करते थे। और 1/3 तो भूमि कर था, लेकिन राजा जो प्रथम था तो उसके काल में आप देखेंगे कि भूमि कर जो था ये 1/2 वसूला जाता था। और आप देखेंगे कि आगे ब्राह्मणों को कर मुक्त जो भूमि दी गई थी चतुर्वेदी मंगलम उसको कहा जाता था। और जो दान में भूमि दी गई थी उसको मैंने यहाँ पे बताया कि ब्राह्दे कहा जाता था उस भूमि को जो दान में दी गई होती थी। और जो कर मुक्त ब्राह्मणों को भूमि दी गई थी उसको चतुर्वेदी मंगलम कहा जाता था। और चोल काल में कुलंजू जो थी ये सोने के सिक्के थे चोल काल में, तो आप समझ सकते हैं। तो ये सब अर्थव्यवस्था में ही देखा जाता है, भूमि कर कैसी थी, किसको कर मुक्त भूमि दी जा रही है, सिक्के कैसे चलते हैं, तो ये सब चीजें अर्थव्यवस्था में हमें देखनी होती है। तो जो सोने के सिक्के थे उनको कुलंजू बोला जाता था चोल काल। और जो महत्वपूर्ण बंदरगाह था जहाँ से व्यापार वगैरह होता है तो कावेरी पट्टनम महत्वपूर्ण इनका बंदरगाह था, यहाँ से इनका व्यापार बहुत जगह पे होता था। और सड़कें जो थी इनकी देखभाल के लिए बागान समिति भी बनाई गई थी, और ये जो बागान समिति होती थी तो ये सड़कों की देखभाल करती थी चोल काल में। और विशाल व्यापारी जो समूह होता था मतलब कि बड़ा व्यापारी जो समूह उसको वलंजियार, नाना देसी प्लस मणिग्राम कहा जाता था। तो ये कुछ नाम थे जो कि विशाल व्यापारिक समूह थे। तो अब हम देख लेते हैं चोल काल में जो साहित्य थे, संस्कृति कैसी थी ये हम देख लेते हैं। और अब हम मतलब साहित्य में और संस्कृति में बुक वगैरह देखा जाता है, कैसा उनका संस्कृति था ये सब देखा जाता है। तो तमिल कवियों में जैन गोदर प्रसिद्ध कवि थे, और ये जो थे ये कुलोत्तुंग प्रथम के राज कवि थे, और इन्होंने रचना की है कलि तोपर्णी की रचना इन्होंने की है। तो जैन गोदर प्रसिद्ध कवि थे, इनको आप लोग याद रखिएगा। कलिंग तोपर्णी ग्रंथ की इन्होंने रचना की है। और आप देखेंगे कि कंबन और कटुनन और पुंगेलेंदी तमिल साहित्य हैं। ये 3 जो तमिल साहित्य हैं इसको त्रिरत्न बोला जाता है तमिल साहित्य का, मतलब इनको तमिल साहित्य का त्रिरत्न बोला जाता है। कम्बन और कुकुटनन और पुंगलेदी को, ये तीनों को मिला के त्रिरत्न कहा जाता है। तो ये तमिल साहित्य के त्रिरत्न कहे जाते हैं। और अगला है पंप, पोन्नन एवं रनन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न माने जाते हैं। तो ये कन्नड़ साहित्य के 3 रत्न माने जाते हैं। जो पोन्नन एवं रन है ये कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न है, और जो ये ऊपर वाला है ये तमिल साहित्य का त्रिरत्न माना जाता है। और इनकी जो शैली थी तो आप द्रविड़ शैली थी चोलकालीन स्थापत्य कला की, तो ये आप याद रख सकते हैं। और चोलकालीन नटराज जो प्रतिमा है वो चोलकाल का सांस्कृतिक सार बोला जाता है, और निचोड़ भी कहा जाता है चोलकाल। तो ये मूर्ति कला की आप मानेंगे जो नटराज की प्रतिमा है ये मूर्ति कला की सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है चोलकाल में। और प्रसिद्ध ब्राउन ने तंजौर की जो बृहदेश्वर मंदिर के विमान को भारतीय वास्तुकला का निष्क माना है, मतलब कि ये बहुत अच्छा था, इसको इस वजह से निष्क माना है। तो पर्सी ब्राउन जो है ये तंजौर के जो
बृहदेश्वर मंदिर है और मंदिर के जो विमान है उसको भारतीय वास्तुकला का निष्क माना है। तो ये आप याद रखिएगा, ये सब फैक्चुअल चीजें ये क्वेश्चन में बार बार आते हैं। और चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाएं में गिनी जाती है। जो प्रतिमाएं बनी है कांस्य की, नटराज जो मूर्ति है उसको भी देखेंगे कि कांस्य की है, तो वो ये सब है, ये बहुत ही उत्कृष्ट मानी जाती है। और इनका जो राजधानी का क्रम था तो आप देखेंगे उदयपुर, उसके बाद तंजौर, उसके बाद गंगेकोंड और उसके बाद चोलपुरम एवं कांची में आती है। तो ये सीक्वेंस है, ये आप लोग याद रखिएगा क्योंकि बहुत ही कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट किया जाता है। तो ये सीक्वेंस है राजधानी का। तो ये हमने चोलकालीन समाज, अर्थव्यवस्था, ये सब चीजें देख ली है और सिमिलर ही अगल बगल के शासनकाल में भी चलता था। तो ये हमारा दक्षिण भारत का पूरा इतिहास आज कंप्लीट हो गया। और इसके बाद हम राजपूतों के काल का शुरुआत करेंगे और उसमें राजपूतों की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके बाद जो भी प्रमुख वंश वगैरह है वो सब हम देखेंगे और पूरी तरह से मतलब अच्छे से राजपूत काल कंप्लीट किया जाएगा। तो इसके बाद सीमावर्ती राज है, तो पाल वंश और सेन वंश के बारे में देख लेंगे और कश्मीर के राजवंश। उसके बाद हम राजपूत काल को देखेंगे। तो राजपूत का पहले हम मैप देखेंगे कि कौन कौन कहाँ पे थे। तो ये आप देखेंगे कि चौहान वंश देखेंगे, यहाँ पे गढ़वाल वंश, परमार वंश, सोलंकी, तोमर, तो बहुत सारे राजपूत वंश थे, इनको हम देखेंगे। और उसके बाद राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति कैसे हुई, तो इसमें बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, तो वो हम देखेंगे कैसे कैसे उत्पत्ति हुई। फिर उसके बाद एक एक वंश को देखेंगे और फिर मैप भी हम देखेंगे उसमें। और उसके बाद जो हमारा होगा राजपूत वंश जब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम हर एक देख रहे हैं, ये सोलंकी वंश, कलचुरी, चेदी राज, मतलब हर एक वंश को इसमें देख लेंगे। और उसके बाद प्राचीन से मध्यकालीन की तरफ हम जब जाते हैं तो उस टाइम समाज में कैसी व्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था हमारी कैसी थी, प्राचीन काल में शिक्षा वगैरह कैसी थी, प्राचीन भारतीय साहित्य में कौन कौन सी थी, उसकी सीमाएं क्या थी, विदेशियों का विवरण कैसा था, उस पर मतलब भरोसा किया जा सकता है कि नहीं, विज्ञान कैसा था, तो हर एक चीज इसमें देखेंगे। उसके बाद हम अपने मध्यकालीन हमारा चल ही रहा है, तो ऐसे होगा। तो बस अब ज़्यादा नहीं है, मुश्किल से 5-6 लेक्चर और हो सकते हैं इसमें। उसके बाद ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा पूरी तरह से एंसेंट इंडिया। और उसके बाद मेडिएवल चल ही रहा है और मॉडर्न वगैरह अभी तुरंत शुरू होने वाले हैं। तो आप लोग इसको कृपया सीक्वेंस से देखते हैं और रिवीजन करते चले। ओके गाइस, थैंक यू। और ये हमारा लेक्चर यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक।